हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। देखो बच्चों, जो नेट से हमारी जंग चल रही है उस जंग को आज हम फिर एक नए चैप्टर से फिर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हमेशा की तरह हम अपनी प्लानिंग जो है उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहली चीज मैंने क्या बताई है कि जो भी आपका टॉपिक है या आपका जो चैप्टर है, जिस भी चैप्टर को आप करना चाहते हैं उसको पहले बहुत अच्छे से करना होगा। सेल्फ स्टडी करनी है, वीडियो देखनी है या बुक से, किसी टीचर से, जैसे भी हो, आपको टॉपिक को बढ़िया से पहले समझना है, बेसिक्स। फिर क्या है, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स आपकी कोशिश हो करनी चाहिए कि वो बनना चाहिए आपसे। प्लस अगर हो सके तो जो एग्जाम्पलर है वो आपको बनाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड है इन दोनों के बाद, वो है प्रीवियस ईयर्स के जो नीट के प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैं अभी इस सीरीज में, नीट से जंग वाली सीरीज में मैं करवा रहा हूं, वो करना है। और अगर कंफर्म सिलेक्शन चाहते हैं, आपका सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से नहीं रुके, तो आपको साथ साथ जेईई मेंस वाले पुराने क्वेश्चंस, यानी इसका भी प्रीवियस ईयर आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। साथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे न्यूमेरिकल्स की, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या आपकी एनसीईआरटी बुक से हो, या आपके पास अगर कोई और मटेरियल है तो आप उसको कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी। देखो, ओवरऑल जो ये पूरा खेल है नेट का या किसी भी कंपटीशन का, उसमें आपकी नॉलेज और साथ साथ आपकी स्पीड बहुत मैटर करता है। स्पीड पे ही तो सारा खेल है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, देखिए फिर आपको कितना फायदा होता है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हम 2009 से 2020 तक के प्रॉब्लम्स को देखेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे, समझ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं सॉल्व कर दूंगा फटाफट और कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रॉब्लम के नेचर को मैं समझूं, आपको समझाऊं और एक एक स्टेप को अच्छे से करके आपको दिखाऊं। ठीक है बच्चे, शुरू करें फिर हम लोग। अपनी पेन कॉपी वगैरह निकाल लीजिए और देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहला हमने लिया 2009 का AIPMT, उसमें नीट को वही नाम था। इसमें क्या था, इन द न्यूक्लियर डीके। अच्छा, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। देखो, आप लोग क्या करना ना कि इस टाइप की बुक्स आती हैं, इस टाइप की बुक्स आती हैं, इसका होगा तो मैं लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चंस करने में। ठीक है बच्चों, तो ये था कि इन द न्यूक्लियर डीके। अच्छा, उन्होंने एक इक्वेशन दे रखा है, वो मैं लिखता हूं। क्या है कि कोई सब्सटेंस X है जिसका कि ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर दे रखा है, इससे कुछ डीके होता है तो ये Y बन जाता है, ये मास नंबर A और एटॉमिक नंबर बढ़ गया इसका। और फिर दूसरा कुछ डीके होता है तो ये मेरा B बन जाता है। अब कि इसका ये जो है A-4 और ये Z-1 हो जाता है। और जो फाइनल डीके जो होता है तो ये B बनता है A-4- है ना, और नीचे मेरा Z-1, ये मेरा 4- नहीं, A-4 ही रखा है, A-4 और नीचे मेरा Z-1, मतलब सेम चीज है ये आपका इक्वेशन। तो पूछता है कि यहां पे और यहां पे क्या डीके हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत सी बेसिक चीज है कि हम जो डीके पढ़ते हैं इस चैप्टर में, यानी रेडियो एक्टिव डीके, उसमें 3 डीके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं अल्फा डीके या अल्फा पार्टिकल्स का डीके, दूसरा पढ़ते हैं बीटा पार्टिकल्स का डीके, और थर्ड होता है गामा पार्टिकल्स का डीके। अब अल्फा पार्टिकल्स डीके में जो है वो हीलियम लाइक समथिंग डीके हो जाता है न्यूक्लियस से। मतलब हीलियम तो देखो, हीलियम तो होता नहीं है न्यूक्लियस में, ये बात तो सबको पता है।
तो गलती से ये नहीं समझना कि हीलियम निकलता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं हीलियम निकलता है, नहीं, हीलियम लाइक हम कहते हैं, मतलब हीलियम जैसा होता है, जैसा बोले तो कि उसका जो एटॉमिक नंबर पे जो फर्क पड़ता है इसके निकलने से वो 2 का पड़ता है, और मास का जो फर्क है वो 4 का होता है। तो हीलियम जैसा ही इफेक्ट हुआ। जो बीटा डिके होता है इसमें मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा बाहर निकल जाता है नॉर्मली। वैसे पॉजिट्रॉन भी निकलता है, पर ये अगर कहा गया हो तब इसको लिखते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अपना इलेक्ट्रॉन डिके होता है, जिसमें मास मेरा 0 फर्क आता है। सॉरी, ये यहां पे इसको ऐसे लिख लो, मास में 0 फर्क आता है और एटॉमिक नंबर पे मेरा जो है -1 का फर्क आता है। और गामा डिके में कुछ भी नहीं, मेरा मास नंबर भी वही रहता है, एटॉमिक नंबर भी वही रहता है। होता क्या है कि इसमें एनर्जी का केवल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वो डिटेल में अभी नहीं करवाऊंगा, ये तो टॉपिक जब है। एक मैंने आपको एक जो ब्रीफिंग दे दी, अब देख लो इन तीनों में से ये जो पहला डिके है उसमें ऊपर कोई फर्क नहीं आया, नीचे एक बढ़ गया है। तो ये पक्की बात है कि बीटा जब निकलेगा माइनस, यानी बीटा डिके होगा, बीटा माइनस लिखा हो या बीटा लिखा हो बात बराबर ही है। अगर बीटा प्लस हो, मैं बता देता हूं, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिट्रॉन होगा। कह रही हाँ इसकी बात नहीं हो रही है तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये पहला बीटा है। अब देखो यहां पे 4 कम हो गया, यहां पे 2 कम हो गया, तो ये पक्की बात है ये अल्फा डिके है ये वाला, और यहां पे कोई फर्क नहीं है तो ये मेरा गामा डिके है। तो आपके उन 4 ऑप्शन में जहां पे सीक्वेंस में लिखा होगा बीटा, अल्फा और गामा, वही आपका आंसर होगा बच्चे। बस, तो ये 2009 का पहला क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे 2009 में। जो दूसरा है वो क्या है? The number of beta particles emitted by a radioactive substance is twice the number of alpha particles emitted by it. The resulting daughter is, यानी कहता है कि कोई भी जो डिके हुआ है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल निकला है और 2 बीटा निकला है। मैं आपको अभी बता देता हूं कि इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि ये समझने में टाइम लग जाता है कि अल्फा 2 है कि बीटा 2 है। तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझना। जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, इसमें एक अल्फा निकला है और 2 बीटा निकला है। तो कहता है कि वो जो नया पार्टिकल बनेगा वो पुराने वाले का क्या होगा? आइसोटोप होगा, आइसोबार होगा, आइसोटोन होगा, या उन्होंने एक और कुछ नाम 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखो इसको करके देख लेते हैं। मान लो वो मेरा जो एलिमेंट है वो X है, जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A। अब इससे मेरा एक अल्फा निकला, यानी हीलियम जैसा कुछ निकला। तो इसमें 4 की कमी, इसमें 2 की कमी, तो ये मेरा हो जाएगा ऊपर A-4। मानो ये Y बन गया, ये X जो Y बन गया, ऊपर A-4 और नीचे हो गया Z-2। अब कहता है 2 बीटा, तो यहां से मेरा 2 बीटा यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो मान लो ये X था, अब Y बना था, अब ये फाइनली Z बन जाएगा। तो बीटा में हमें पता है ऊपर में कोई फर्क नहीं आता है, A-4 ही रहेगा, और नीचे जो है ये नंबर जो है मेरा वापस से मेरा Z हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम फिर 2 बीटा निकल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन -1 ट्वाइस निकलेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, +2 और ये +2 और -2, तो ये मेरा Z ही बचेगा। तो देख लो यहां पे Z है, यहां भी Z है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो ये क्या होता है? इतना तो पता है कि ये सारे जो होते हैं वो आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भी ऑप्शन आइसोटोप्स का होगा वहां पे आप टिक कर देंगे बच्चों। चलिए थर्ड पे आते हैं। ये 2010 का, 9 का खत्म हो गया, 10 का आते हैं। आप देखो मेरी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना, टाइम थोड़ा सा आप उस तरीके से सेव कर सकते हो। मैं अगर बहुत तेज पढ़ाऊंगा तो देखो उसमें क्या नुकसान है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा।
तो मुझे अपनी स्पीड में पढ़ाने दीजिए। आपको अगर लगता है कि आपका टाइम ज्यादा लग रहा है वीडियो में, तो आप उस स्पीड को 1.5, 1.75, मैं तो कहता हूं 2 टाइम्स भी कर लेंगे तो बात समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेरा 2010। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एंड नॉट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। एक्टिविटी जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, वो कहा है कि किसी भी टाइम पे, यानी इनिशियल को इन्होंने n नॉट से समझाया। कब? जब मेरा टाइम 0 है, यानी बिल्कुल शुरुआत में। यानी जो मेरा R नॉट है, एक्चुअली वो इन्होंने m नॉट लिखा है। और कहता है कि टाइम जब मेरा 5 मिनट, 1 सेकेंड, 5 मिनट होता है, तो जो मेरी एक्टिविटी नई हो जाती है R, वो इनिशियल का 1/e टाइम्स हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। तो पूछ क्या रहा है? द टाइम एट विच एक्टिविटी रिड्यूसेस टू। तो कहता है कि जिसमें मेरा एक्टिविटी, फाइनल एक्टिविटी R' में लिख लेता हूं, इनिशियल का हाफ इतना हो जाए, वो टाइम बताइए। इतनी सी बात है। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगा था, लेकिन ट्रिक क्या है? एक तो मैं फॉर्मूला पहले बेसिक बताता हूं, जो बार बार यूज होगा, वो 2-3 फॉर्मूला अब मैं समझाता हूं। पहला है मेरा, किसी भी टाइम पे या तो नंबर कह लो या एक्टिविटी में साथ साथ लिखता हूं, दोनों चीज। द नंबर एट एनी गिवन टाइम इक्वल्स टू द नंबर एट द इनिशियल टाइम, यानी इनिशियल नंबर e माइनस लैम्डा टी, जहां लैम्डा आपका डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और t इक्वल्स टाइम। सिमिलरली अगर मेरा R है एक्टिविटी के टर्म में कहूं, तो बिल्कुल वही चीज होगी, यहां पे R नॉट आ जाएगा, e माइनस लैम्डा टी, जहां लैम्डा और t का वही मीनिंग है। तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो सब इसी का जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, बहुत गौर से देखेंगे। n नॉट ओवर n इक्वल्स टू 2 का पावर n, या R के टर्म में R नॉट अपॉन R 2 का पावर n, जहां R एक्टिविटी के टर्म में है, n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के टर्म में है। कहो सर ये है क्या? कहा इसी का ना मॉडिफाइड, एक आपको पकी पकाई खिचड़ी कह सकते हो, है ये। इसमें n जो है, ये इंपॉर्टेंट समझना है। ये जो n है मेरा, इसको कहते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। मतलब कि कोई भी डिके हुआ है, उसमें कितने हाफ लाइफ्स को हमने किया है या देखा है या वहां पे हुआ है, कि 1 हाफ लाइफ या 2 हाफ लाइफ या 3 हाफ लाइफ, सो ऑन। दिस इज द नंबर, हाफ लाइफ का वो काउंट है। तो कह सकते हैं जो टोटल टाइम अगर हमसे पूछे, तो कह सकते हैं कि n इंटू हाफ लाइफ, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ। तो यही मेरा टोटल टाइम होगा उस पूरे प्रोसेस का, उस पूरे डिके प्रोसेस का। तो ये मेरे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। सच पूछिए तो यही जान है इस चैप्टर की, ये n के टर्म में, r के टर्म में, फिर सिमिलर फॉर्मूला n के टर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यही फॉर्मूला r के टर्म में। और n क्या है ये आपको मैंने समझाया है, बाकी प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम इसी बेसिक्स फॉर्मूला को इस टाइप के प्रॉब्लम्स में पूरी बुक में या इस पूरे सेशन में करेंगे, और आप देखना कि बार बार इसका एप्लीकेशन रिपीट होता है। तो बी केयरफुल एंड काफी पेशेंस के साथ आप देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर रहे हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, समझना है। 1-1.5 घंटे की वीडियो जो भी होगी, आपका वर्थ होगा उसको देखने में। तो करें क्या इसको बच्चों? तो इसको हाँ कहा कि जो फाइनल है इसका पहले वाले केस में, यानी n नॉट बाई e जो हो गया, वो इनिशियल यानी n नॉट e माइनस लैम्डा टी मैंने लिख लिया। तो देखो यहां से n नॉट कट हो गया, 1 बाई e इक्वल्स टू e माइनस लैम्डा टी।
मैथ्स का ये है ना, और घबराना नहीं, ये मैं बता दूंगा मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है इस पूरे सेशन में, आप देखना एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो घबराना नहीं, एक बार सीख लोगे सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएगा। 1/a हो गया। अब क्या किया जाता है, लॉग लिया जाता है दोनों साइड का। मैं एक एक स्टेप समझाता हूं ताकि बायो वाले बच्चे को थोड़ा सा मैथ्स में दिक्कत होती है। तो इधर भी हमने लॉग ले लिया e माइनस लैम्डा टी। वो यहां के बाद मतलब यहां से वो फंसने का एक चांस बढ़ जाता है, तो आप इसको गौर से देखो, बिल्कुल नहीं फंसोगे। हमने लॉग लिया, इधर भी लिया, ले सकते हैं। अब देखो लॉग का रूल होता है, क्या होता है, लॉग a/b जो होता है वो लॉग a माइनस लॉग b। यहां मैं लॉग इसलिए लिख रहा हूं कि ये मैं LOG नहीं लिख रहा हूं। LOG का मतलब क्या होता है, बेस 10। लेकिन अगर लॉग मेरा बेस e होता है, उसी को ln लिखा जाता है, लॉन। ठीक है, उसको लॉग बोलो, लॉन बोलो। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा फॉर्मूला। तो यहां देखो 1/, तो ये हो गया log 1 माइनस log e इक्वल्स टू, ये जो है log का पावर है, तो ये सीधा मेरा जो पावर, जब e का निकालेंगे log तो सीधा पावर बचता है, ये रूल होता है। तो लैम्डा टी। अब log हो 1 तो वो मेरा 0 हो जाता है, माइनस log e है, तो log e जो है वो आप जब सॉल्व करेंगे तो वो आपका 1 हो जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू टी। टी हमने कितना लिया था, याद करो 5 मिनट्स था। तो यहां माइनस माइनस कट हो गया, तो टी मेरा 5 मिनट था, तो लैम्डा निकालना था, तो 1/5। ये अपना लैम्डा आ गया 1/5। बहुत पेशेंसली देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, ढंग से देखिए, बिल्कुल फायदा होगा। 1/5 आ गया। तो सर अब क्या करें, अब कह रहा है कि द टाइम एट विच हाफ हो जाए, जिस समय ये हाफ हो जाए, तो हाफ हो जाए मतलब n0/2 इक्वल्स टू n0 e माइनस लैम्डा टी। मैंने सेम यहां पे n0/e था जिससे हमने लैम्डा निकाल लिया। अब कहते हैं n0/2 हो जाए, नहीं हाफ हो जाए, तो कोई बात नहीं, इसको कट किया तो 1/2 e माइनस लैम्डा टी। मैं लैम्डा की वैल्यू बाद में पुट करूंगा, और ये टी, यही टी हमें निकालना है एक्चुअली। ये टी जो है हमें निकालना है, ये टी गिवन था, इस वाले केस में ये टी गिवन था 5 मिनट। अभी हमें इसको तुम टी डैश लिख लो, ये टी हमें निकालना है, ठीक है। अब लॉग लेंगे दोनों साइड, log 1/2 इक्वल्स टू log e माइनस लैम्डा टी डैश। तो देखो ये फिर वही बात हो गई, log 1 तो log 1 माइनस log 2 इक्वल्स टू, ये तो मेरा केवल लैम्डा टी डैश हो जाएगा। मैंने कहा था ये 0 होता है, log 2 मेरा जो होता है उसको log 2 ही रहने देते हैं। जो मेरा लैम्डा है, अच्छा माइनस माइनस यहां पे काट दो, ये माइनस गया, जो लैम्डा है ये 1/5 और यहां पे इसका नहीं, इसमें दे रखा, इसमें टाइम टी, ठीक है, ये टाइम अपना टी डैश है। तो देखो ये टी डैश क्या हो जाएगा, 5 log 2। सॉल्व करेंगे तो टी डैश अपना हो जाएगा 5 log या ln या ln, जो भी बोलते हो, ये आपका आंसर। बड़ा ही मैथमेटिकल था, जरा घबराहट हुई होगी, लेकिन नहीं, पेशेंसली देखिए, बहुत आसान है। मैंने जिस तरीके से समझाया है इसको अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल ये सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे, एक जैसे होते हैं, बस एक बार सीखना है, उसके बाद ये बिल्कुल मजाक बन जाएगा, फटाफट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं नेक्स्ट पे आता हूं। आई होप आपने इसको अच्छे समझा होगा। ये 10 का हो गया, 10 में एक और प्रॉब्लम है। ओके, 10 में एक और प्रॉब्लम है। पेशेंस के साथ देखिए, घबराना नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपका ये 1 और 1.5 घंटा जो भी है ये इस वीडियो का, वो आपका बहुत यूजफुल होने वाला है बच्चों, इतना आप बिलीव रखो। तो नेक्स्ट जो है वो 2010 का ही है। द मास ऑफ लिथियम, लिथियम जो है 7 और 3, यानी 5 नंबर 7, एटॉमिक नंबर 3, जो कहा इसका जो मास गिवन है लिथियम का, इस लिथियम का, वो है 0.042 U, यानी एटॉमिक मास यूनिट, AMU। क्या कह रहा है,
नहीं, द मास ऑफ लिथियम इज इतना यू लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये जो मास है ये एक्चुअली मेरा मास डिफेक्ट दे रखा है अकॉर्डिंग टू, ये लेस मास है, मतलब वो मास डिफेक्ट दे रखा है डेल्टा एम। तो पूछता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा न्यूक्लियस वाला। अभी मैं शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो अब हमें ये जो होता है फॉर्मूला बच्चों, जो चीज हमसे पूछा जा रहा है वो एक्चुअली होता है बाइंडिंग एनर्जी यानी EB ओवर मास नंबर A। तो हमें अगर EBN यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए तो उसके लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो क्या सर निकाल लेते हैं। तो EB जो होता है वो होता है डेल्टा MC², मास डिफेक्ट इंटू C²। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा M देखो क्या दे रखा है 0.042 है ना। और मैं अब ये बताऊं कि अब इसको पहले हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, फिर C की वैल्यू जो है वो डाल के उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये मेरा जूल्स में आएगा। ये सुबह से शाम हो जाएगी इसको सॉल्व करते करते, और होगा भी नहीं। तो सर इसका क्या उपाय है। तो फिर वही कि लिखने को तो हम ये लिख लेते हैं, लेकिन हमें पता है जो एनर्जी होती है इस टाइप के रिएक्शन में, जब हम किसी भी U को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो जो हमें 1U से जो एनर्जी मिलती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी हमें मिलता है। ये आपका बहुत ही क्रूशियल डेटा है, ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिया रहता है, ये रिलेशन दिया रहता है कि जब हम 1U ऑफ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे थ्रू दिस इक्वेशन, तो वी विल गेट दिस मच ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज योर रेडीमेड फॉर्मूला इन सच केसेस, ऐसे प्रॉब्लम्स में बहुत यूजफुल। तो अब हम क्या करेंगे, तो एनर्जी हम निकाल लेंगे। जो अपनी एनर्जी EB की ही बात कर रहे थे, तो ये था मेरा 1 में था इतना, तो इतना में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई सीधा कर लेंगे 42, यानी ये मास मेरा U में, और 931.5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा ये। अब ये जितना भी बच्चों देखो, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब आपको EBN ये पूछेगा तो अपॉन यहां पे A डालेंगे। तो इसका A क्या है, A तो मेरा 7 है, तो अपॉन 7 कर देंगे। रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, जहां तक इसमें ऑप्शन में दे रखा है ये 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे मैं चाहूं तो मैं आपको एस्टिमेशन मेथड बता सकता हूं कि हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं लमसम, और वो बहुत काम का होता है। मैं इसको करके देखता हूं, बहुत काम का है। वहां पे हमें टाइम भी तो बचाना है, तो मुझे थोड़ा सा ये करने दीजिए कि इसको मैं कैसे आपको सिखाऊं एस्टिमेट निकालना। देखो यहां पे 0.4 है यहां पे, और ये तो ऐसा करते हैं कि इसको हटाऊंगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे 1000 आ गया। इसको हटा दिया तो ठीक है, और इसको हटा दिया और इसको हटा ही दो, मतलब 931 इसको, तो नीचे मेरा कुछ भी नहीं आएगा, ये इतना ही 931 रहने दो। अब करते हैं क्या कि इसको मैं 40 ले लेता हूं और इसको मैं 1000 के आसपास ले लेता हूं, अप्रॉक्स ले लेता हूं। देखो मैं करके देखता हूं, तो ये और ये कट हो गया। अब ये हो गया 7 5 35, बिल्कुल देखो बच्चों एग्जैक्ट आ गया। ये जो एस्टिमेशन का मेथड है ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी प्रैक्टिस आपको सिखाएगी। मैं आपको बताता हूं कई बार, मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में एक आध बार इसकी मैं डिस्कशन कर लेता हूं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस समझाएगी कि कैसे चीजों को छोटा करना है, किसको बड़ा करना है। जैसे 931 था, उसको मैंने बिल्कुल या तो मैं 900 ले लेता, या मैंने इसको और आसान करने के लिए मैं इसको 1000 ले लिया। आपको देखना है कि कितना आपके पास वो मार्जिन है उसको कम ज्यादा करने का। आप उस मार्जिन में कम ज्यादा कर करके एस्टिमेशन को करेंगे, आपका जो काम जो घंटों का है वो आपका मिनटों में सेकंडों में होगा बच्चे। तो और हमें तो
इस जंग में जरूरत है टाइम कैसे सेव करना है अपने उस प्लानिंग में, तो मुझे समझाने में यहां टाइम लग रहा है। जो मेरी वीडियो होती है थोड़ी लंबी हो जाती है, टाइम लगता है, लेकिन आपका ये बहुत टाइम बचाएगा अगर आप इस वीडियोस में मैं जो चीज सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको आप फॉलो करेंगे। तो एस्टिमेशन मेथड मैजिक है, मैजिक देखो लगभग वही आ गया। और हमें करना क्या होता है, हमारे पास अगर ऑप्शंस में अगर गैप है, मतलब बहुत क्लोज हो, फिर तो दिक्कत है। अगर उनमें क्लोजनेस नहीं है, आप चुटकियों में इसका आंसर वहां पे टिक कर सकते हैं। आपको तो आंसर ही टिक करना है ना। चलिए, तो ये 2010 का 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम आएंगे 2011 पे। थोड़ा सा टाइम आपका जो यहां लगेगा वो आपका बहुत टाइम बचाएगा आपके एक्चुअल पेपर में बच्चों। तो 2011 में जो है वो कहता है कि एक न्यूक्लियस है, फिर वो एमिशन वाला आ गया। आसान क्वेश्चन कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर m है, एटॉमिक नंबर n है, एमिट्स 1 अल्फा, एक अल्फा निकालता है, एंड 2 बीटा। देखो एक अल्फा निकाला, सपोज ये y बन गया, तो ऊपर तो 4 कम हो जाता है मास, और नीचे मेरा जो है ये 2 कम हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है 2 बीटा भी इसने निकाल दिया, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस। तो बीटा में हमें पता है कि मास नंबर में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो जो बनेगा जेड मेरा नया न्यूक्लियस वो वही रहेगा मास नंबर, और नीचे ये मेरा इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये 2 जो है वो गायब हो जाएगा। कैसे मैंने पीछे बताया है। तो दिस इज योर आंसर, और यही आपका ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है बस। फिर 11 का दूसरा क्वेश्चन, 11 का दूसरा बच्चों, ये 11 क्वेश्चन था, ये अभी जो मैंने करवाया है ये 11 का था। 11 का दूसरा है फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये पूरा कंसेप्चुअल था, इसमें 4 ऑप्शंस थे, आपको उसको टिक करना था, कोई न्यूमेरिकल नहीं था। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, तो मैं आंसर ही साथ में बोल देता हूं, आप उसको देख लेना कि ABCD में कौन सा है। बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। का जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो हाई टेम्परेचर पे इसलिए करवाया जाता है जिससे कि जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो है कूलम्बिक रिपल्सन होता है उसको हम ओवरकम कर सकें और वो आपस में फ्यूज कर पाए, है ना। तो इसमें जो भी आपका आंसर होगा उसको आप टिक कर देंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है 11 का ही है, और ये जो है सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मतलब परेशान करने वाला। अगर आपको ट्रिक नहीं आता, तरीका नहीं आता, आपसे नहीं बनेगा। और इन लगभग 10-11 साल में 3-4-5 बार इन्होंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है, इसको सीखो। और इसके मैं 3 तरीके से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। एक अपना देसी तरीका फटाफट बनने वाला, फिर बाकी मैथमेटिकली इसको कैसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो गौर सुनिए, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X, यानी कोई भी सैंपल है X, उसका जो हाफ लाइफ है वो 50 ईयर्स है, 50 साल दे रखा है, ठीक है, ओके। इट डिके टू एलिमेंट Y। अब क्या होता है, ये जो भी एलिमेंट है ये डिके करके, मतलब इसमें से डिके होना शुरू हो जाता है, तो ये घिसते घिसते ये Y बन जाता है। और Y क्या है, एक स्टेबल है, मतलब Y के बाद कहानी रुक जाती है, Y के बाद ये डिके अब ज्यादा नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो कहता है द 2 एलिमेंट्स X एंड Y वेयर फॉर्म टू बी इन 1:15। अब कहता है किसी रॉक में जहां ये मिले, ये एलिमेंट्स दोनों मिले हैं, वो 1:15 के रेशियो में है। यानी अगर कोई रॉक होगा, कोई मान लो कोई थाली मान लो, उसमें अगर X मेरा 1 है तो Y मेरा 15 उसमें है, जिस समय हमने उस रॉक को स्टडी किया, ठीक है। तो कहता है फाइंड द एज ऑफ द रॉक। तो एज जो है रॉक की, वो मतलब सीधा सीधी आपसे टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम में ये जो भाई साहब है वो डिके करके, देखो शुरू में ये बिल्कुल 100% होगा, यही होगा, ये बिल्कुल 0 होगा। इस चीज को समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को बहुत गौर समझिए, ये बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार आएगा भी। मतलब कोई एलिमेंट मेरा X है और वो डिके कर करके फाइनली Y में कन्वर्ट होता जाता है, और एक समय, जिस समय की ये बात
हम यहां पे कर रहे हैं उस समय इन दोनों का जो रेशियो किसी चीज में अवेलेबल है, किसी रॉक में, वो 1:15 है। यानी ये 1 बचा होगा तो ये 15 बचा होगा। स्टार्ट 0, ये 100 से हुआ होगा, उस समय ये 0 रहा होगा। तो ये क्वेश्चन था मेरा। तो पूछता है कि क्या रॉक का एज होगा। तो कहने को ये कह रहा है कि कितना टाइम लगा होगा इसको कि ये 100 मतलब ये पूरा था, ऐसे समझ 100% था, उससे घटते घटते ऐसा रेशियो कि 1:15। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें। तो सबसे पहला तरीका जो आपका टाइम बचाएगा, आपकी एनर्जी को बचाएगा और गलती बिल्कुल नहीं होगी, सबसे बड़ी बात वो है अपना देसी तरीका। वो है अपना देसी तरीका, एकदम सुपरहिट तरीका है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बिल्कुल आप दिमाग नहीं लगाना इसमें ज्यादा। करना क्या है कि आप पहले x लिखो और यहां y लिखो, एक टेबल ऐसे बना लो। ये x और y हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है वो देखो कि ये 1:15 है रेशियो में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय मैं इसको 100% की मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअली इस समय ये कंप्लीट मानो, अगर मानो 16 टाइम्स था और उस समय ये 0 रहा होगा। मतलब सारा का सारा जो ये पार्ट्स हैं, ये देखो 15 और एक पार्ट, ऐसे सोचो। ये देसी तरीका है। मैंने कहा कि सारा का सारा 16 ग्राम था, उस समय ये 0 था, ऐसे मान लो ये 16 ग्राम था, ये 0 था। मतलब जो मेरा x है स्टार्टिंग में 16 है और y मेरा 0 है। ये स्टार्टिंग की बात है जिसमें हमारा बिल्कुल t=0 है यहां पे, ठीक है। अब हाफ लाइफ क्या दे रखा है, 50 साल। तो 50 साल बाद क्या होगा, x जो है इसका हाफ लाइफ 50 है, यानी आफ्टर 50 ईयर्स ये आधा हो जाएगा। तो आधा कहां गया, तो आधा y में कन्वर्ट हो गया। फिर अगले 50 साल बाद ये 8 से 4 हो जाएगा। तो बाकी भाई इनका सम तो 16 ही रखना है ना, दोनों का सम 16 होना चाहिए। तो देखो 16 + 0 16, 8 + 8 16, तो 4 + 12 हो जाएगा। यानी ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली जब ये 4 से 2 हो जाएगा तो ये फिर तुम्हारा 14 हो जाएगा। और फाइनली जिसकी ये बात कर रहा है, ये जब 2 से 1 हो जाएगा तो ये फिर बढ़ जाएगा, ये मेरा 15 हो जाएगा। जिस रेशियो देखो इसके बाद भी ये कहानी चलती रहेगी। ये 1 से हाफ होगा तो ये 15.5 होगा, फिर उसका हाफ, तो ये कभी प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है, समझो। खैर हमें यहीं तक मतलब था। तो देखो पहला डिके यानी 50 साल, यहां से ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले 50 में इतना, दूसरे 50 में ये 50, तो 4 मेरे 50 हो गए, 50 × 4 तो 200 साल, 200 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, समझ गए। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आपका तरीका अच्छा तो है, पर सर वो मैथमेटिकल जो वो तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो उसका अब मैं रास्ता बताता हूं, उसका भी रास्ता बता देता हूं कि वो कैसे करेंगे मैथमेटिकली इस चीज को। तो इस चीज में हमें यह समझना पड़ेगा कि इस केस में मेरा n0 क्या है, 16 लेंगे और फाइनल n क्या हो गया उस सैंपल में। तो भैया हम तो x की बात करें तो x शुरुआत में 16 था और फाइनली 1 हो गया। ये तो y है जो शुरुआत में 0 था और फाइनली 15 है, जिस टाइम की बात हो रही है। और जिस x की बात है तो शुरुआत में n0 जो था वो 16 था और n जो फाइनल हो गया वो 1 हो गया। तो ये मेरा 1। इस बात को देखो, यही चीज मेन समझने का था। तुमको जितना टाइम लगे लगाओ, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन इसको समझो। ये नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम्स फिर दोबारा नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो मेरा n0, अब आ जाओ अपने उस इक्वेशन पे, n0/n = 2n। सबसे जो मोस्ट एफिशिएंट फार्मूला इस टॉपिक का है, ये यही फार्मूला है। n0 मेरा हो गया 16, n तो मेरा 1 ही है, लेकिन जरूरत नहीं है, 2n। तो n मेरा होगा, सॉल्व करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये 2⁴, तो यानी n मेरा 4 हो गया, यानी 4 हाफ लाइफ्स। तो हमने बताया था, मतलब इस रेशियो में आने में इसको 4 हाफ लाइफ्स चाहिए। तो टाइम क्या हो गया, 4 × हाफ लाइफ्स, तो 200 ईयर्स। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर जो आंसर आपको यहां मिला था, ठीक है। तो ये देसी तरीका बहुत शानदार तरीका है, मैथमेटिकली भी कोई मुश्किल नहीं है। आप देखो
क्वेश्चन तीसरा तरीका, आपने कहा 3 तरीके, कहा मैं बिल्कुल बताऊंगा। तीसरा तरीका भी बहुत ही आसान है, लोग एक्चुअली उसी तरीके से करते हैं इस प्रॉब्लम को, या इस तरीके से किसी बच्चे ने ट्राई नहीं अभी तक किया है मेरे ख्याल से। इससे करना आप, इससे भी कहा अपना ये फॉर्मूला याद कीजिए, n इक्वल्स टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी। अब मैंने कहा n तो अपना 1 है, n नॉट मेरा 16 था, e माइनस लैम्डा, तो देखो जो t हाफ होता है वो ln 2 बाय लैम्डा होता है। दिस विल गिव यू लैम्डा इक्वल्स टू ln 2 बाई टी हाफ। तो टी हाफ तो इस क्वेश्चन में दे रखा है 50 ईयर्स, तो मेरा लैम्डा, अब इसको अभी लैम्डा ही लिखो, लैम्डा टी। एनीवे अब 16 इधर आएगा तो 1 बाई 16 इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा टी। लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये मैं तो शॉर्टकट कर देता हूं, ये log 1 माइनस log 16 इक्वल्स टू log e माइनस लैम्डा टी। आप शॉर्टकट कर सकते हो अपने एग्जाम में, ध्यान रखना। मैं तो यहाँ पूरे स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ये 0 हो गया। अब देखो 16 को लिख सकते हैं log 2 का पावर 4, और log में क्या रूल होता है log का, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 log 2 इक्वल्स टू log e माइनस लैम्डा टी। ये सब रूल पता होना चाहिए, कि नहीं तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। तभी मैंने आप लोगों के लिए देसी तरीका बता दिया था कि देसी तरीका आपके लिए है अवेलेबल, आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको जिद है कि नहीं सर मुझे प्रॉपर तरीके से करना है, तो आप करो इस तरीके से। बीच में एक तरीका और बताया था जो वो भी आसान था, पर ये इसका मेन ऑफिशियल तरीका है। तो log माइनस लैम्डा टी, अब क्या हो जाएगा, सॉरी log लेने पे तो ये तो केवल ये बचता है, ई बचता है। अब देख लो ये केवल ये पावर बचता है, सॉरी log e का केवल पावर बचेगा लैम्डा टी। ओके, तो माइनस माइनस कट हो गया, तो ये मेरा हो गया 4 log 2 इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा मेरा क्या था, log 2 बाई टी, और टी मेरा था 50, तो यहाँ लिखो log 2 बाई 50 इंटू टी। log 2 कट हो गया, ये 50 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम मेरा अगेन हो गया 4 इंटू 50 इक्वल्स टू 200 ईयर्स। अब नाउ यू कैन सी देसी तरीका 200 साल बड़ी आसानी से, वो तरीका n नॉट बाय n वाला 200 साल बड़ी आसानी से, और इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन है। अगेन 200 ईयर्स 200 साल, तो ये 3 तरीके हैं, और ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, आपका टाइम मैंने बचाने के लिए समझाया सिखाया है। ये वीडियो को आप बिल्कुल पेशेंसली देखेंगे, यहां पे जल्दबाजी करोगे वहां पे दिक्कत होगी। तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी लगता है उसको लगा लो, लेकिन इसको समझो अच्छे से कि ये चीज मैंने कैसे किया है। 3 तरीके से मैंने जानबूझकर आपको सिखाया है कि आपको जो सूट करे, पर मेरी सलाह होगी या तो आप इसको कीजिए या ये वाला जो मैंने किया था इससे पहले जो किया था वो कीजिए, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। ओके बच्चों, चलिए आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब 2011 में क्या है ना कि एक क्वेश्चन और था, मतलब 4 क्वेश्चंस 2011 में थे। ये सबसे सुपरहिट क्वेश्चन था, और नीट में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन मैंने देखा है रिपीट हुआ है। एनीवे, अब हम करते हैं 2011 का चौथा क्वेश्चन, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m emits photon of frequency nu and the nucleus recoils the recoil energy। अरे ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये लोगों को परेशान किया होगा, पक्का किया होगा। आप समझो क्या है, सिचुएशन समझो, फिर बहुत आसानी से कर लोगे। कहा मान लो एक न्यूक्लियस है, इसमें से एनी हाउ एक फोटोन निकल गया। फोटोन तो एनर्जी ही होती है, और हमें बचपन से आदत है उसे एच न्यू लिखने की, और इसने दिया भी है कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसका मास m है, और इससे एक फोटोन बाहर निकला। फोटोन बाहर निकला तो एनर्जी उतना ही लेके बाहर भाग गया। अब जब आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा कि जब किसी गन को हम फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है तो गन पीछे रिकॉइल करता है, तो यहां गोली तो नहीं है, यहां पे एक एनर्जी निकली है,
तो ये पक्की बात है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये जो न्यूक्लियस है वो पीछे रिकॉइल करेगा, यानी आगे का जो मोमेंटम होगा, समझो ये बहुत कंसेप्चुअल है, उतना ही पीछे का मोमेंटम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये एक ऐसा कंजर्वेशन लॉ है जो फिजिक्स में हर जगह आप लगा सकते हो मोमेंटम का, ठीक है। तो हम यहां वही लगाएंगे कि एक फोटोन बाहर निकला तो ये इसने पीछे रिक्वाइल किया, यानी पीछे को झटका, जैसे गन में होता है ना, गन में गोली आगे जाती है, गन पीछे धक्का मारती है, तो वही कहानी यहां पे है। यहां पे गन की जगह पे मेरा न्यूक्लियस है और गोली की जगह पे मेरा फोटोन है जो एनर्जी होती है। अब है पूछता क्या है कि द रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, मतलब मोमेंटम नहीं पूछ करके ये पूछ रहा है एनर्जी, और ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, मास वाली बात है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे करेंगे कि मोमेंटम, तो चूंकि ये एक एनर्जी है, फोटोन मासलेस होता है, तो इसके मोमेंटम में हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका मास नहीं हो। तो याद कीजिए आपने डुअलिटी में पढ़ा होगा डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो लैम्डा होता था h बाई पी, यानी प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम, दिस विल गिव यू मोमेंटम इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, और यू कैन राइट h बाई लैम्डा को लिख सकते हैं c बाई न्यू, तो न्यू आ गया ऊपर। सर ये कहां से लिखा, तो देखो बच्चों सिंपल फॉर्मूला होता है c इक्वल्स होता है न्यू लैम्डा, दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला। तो मेरा लैम्डा क्या हो गया c बाई न्यू, तो c नीचे न्यू ऊपर, ये आप पहले लिख लो। तो इसका जो मोमेंटम हुआ p इधर का, वो हो गया मेरा h न्यू बाय c, उतना ही इसका मोमेंटम होगा। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी मेरा इतना ही होगा, जो मेरा p डैश होगा वो भी इतना ही होगा। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है वो भी मैं बता देता हूं। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे m से और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो m स्क्वायर हो जाएगा और नीचे मेरा 2m बचेगा। तो इसको लिख सकते, देखो ये तो m स्क्वायर मेरा हो गया, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये तो मेरा मोमेंटम p स्क्वायर हो गया, नीचे मेरा हो गया 2m। कहो क्यों, जो मोमेंटम होता है बेसिकली वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं ताकि हर बच्चे को जिनका पीछे भी कुछ छूटा हुआ है उनको समझ में आएगी ये चीजें कहां से आ रही हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन राइट जो काइनेटिक एनर्जी अपनी हुई वो हो गई p स्क्वायर बाय 2m, दिस विल गिव यू p स्क्वायर, दिस विल गिव यू p इक्वल्स टू 2m k, लिखो काइनेटिक k ही लिखो, k लिखने में दिक्कत हो रही है, केवल k लिखो 2m k, ये रिलेशन होता है p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m k। अब ये जो अपना p डैश है यही अपना p डैश है, ये बड़ा मोमेंटम, तो हम लिखेंगे p डैश इक्वल्स टू h न्यू बाई c, जो कि दोनों बराबर होंगे मोमेंटम, बट p डैश इज योर नथिंग बट 2m k का क्या, 2m k p डैश जो है, नहीं 2m k, तो p डैश मेरा हो गया अंडर रूट में, दिस इक्वल्स टू h न्यू बाय c। तो इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये मेरा हट जाएगा और इधर मेरा h स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो k एनर्जी तो पूछ रहा है, तो k मेरा हो गया h स्क्वायर न्यू स्क्वायर और ये 2m नीचे, तो 2m c स्क्वायर। थोड़ा सा अटपटा सा था ये रिलेशन, लेकिन यही आपको प्रूव करना था। एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, आप इसको बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये है अब 2012 का क्वेश्चन, ये मेरा है 12 का, क्या है, मिक्सचर कंटेंट। अच्छा फिर आ गया वही दो न्यूक्लियस वाली बात, मैंने बार बार कहा ना कि वो n0 n वाला रिलेशन आपको बार बार पूछेगा, तो उसको खूब अच्छे से आप करके जाएंगे पेपर में। मिक्सचर कंटेन्स A1 और A2 विथ हाफ लाइफ। अच्छा एक मिक्सचर जो है वो A1 है जिसका कि हाफ लाइफ यानी T जो दे रखा है वो दे रखा है
20 सेकेंड। और दूसरा जो है A2, उसका जो हाफ लाइफ दे रखा है, इसको T1 ले लो, इसको T2 ले लो, वो दे रखा है 10 सेकेंड। बढ़िया है। इनिशियली द मिक्सचर हैज इतना ग्राम एंड इतना ग्राम, मतलब जो मास दे रखा है M1 दे रखा है, वो दे रखा है मेरा 40 ग्राम, और इसका मास दे रखा है 160 ग्राम। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बच्चे द अमाउंट ऑफ द टू मिक्सचर विल बिकम इक्वल आफ्टर, यानी ये टाइम पूछ रहा है जिस समय इसका और इसका अमाउंट जो है वो दोनों इक्वल हो जाए। मतलब जो फाइनल अमाउंट होता है n इक्वल्स टू क्या होता था, n0 e माइनस लैम्डा टी। ये कहता है 1 का और 2 का, यानी दोनों बराबर हो जाए, n1 इक्वल्स टू n2 हो जाए। तो कोई नहीं, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम वैसे ही करेंगे अभी। तो देखिए मैं कैसे करता हूं। तो इसको n1 इक्वल्स टू लिखेंगे n0 e माइनस लैम्डा टी, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम, एक ही टाइम पूछा तो t ही लिखेंगे, और लैम्डा यहां पे 1 करना पड़ेगा, और n2 चूंकि इसका t1 है तो लैम्डा 1 होगा उसके अकॉर्डिंग। यहां भी n0 e माइनस लैम्डा 2t। ठीक है। अब कहता है दोनों इक्वल हैं, और n0 इसका जो है वो मेरा, मान लो मेरा क्या है 40 है, 40 ग्राम है, और ये मेरा ग्राम से मिले, मतलब नंबर्स भी उसी रेशियो में होते हैं, ये मेरा 160 है। बट n1 इक्वल्स टू n2 हमने अभी भी कहा था, तो इसका मतलब हो गया 40 e माइनस लैम्डा 1t इक्वल्स टू 160 e माइनस लैम्डा 2t। अब कट करो तो 160 इधर आ जाएगा, तो ये 1/4 हो गया कट होकर के, और ये मेरा हो गया ये मेरा e इधर चला जाएगा, तो ये होगा e माइनस लैम्डा 2t बाय e माइनस लैम्डा 1t। ठीक है। अब देखिए ये जब e मेरा ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है ये आके इसमें ऐड हो जाएगा, इतनी तो मैथ्स आपको आती होगी, e माइनस लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 1t। देखो मैं बता ही देता हूं क्या रिलेशन होता है। मान लो कि तुम्हारे पास x का पावर 3 है और नीचे x का पावर 2 लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि x का पावर ऊपर 3 तो रहेगा ही, इनटू ये x जाएगा ऊपर, तो ये मेरा -2 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा। तो ये मेरा ऊपर जाके ये मेरा प्लस जैसे हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, x का पावर -2 और 3 है, तो क्या हो जाता है 3 - 2। तो यही रिलेशन मैंने यहाँ लिखा कि ये मेरा पावर था ऊपर वाले का, और माइनस, तो ये जाके ऊपर प्लस हो गया, तो ये अपना हो गया। अब फिर वही लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे, देखो मैं शॉर्टकट कर देता हूं, यहाँ पे 1/4 का है तो log 1 तो 0 हो जाता है, 1/4 तो माइनस लॉग मेरा हो जाएगा 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस t, मैंने कॉमन ले लिया, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, माइनस माइनस कट हो गया। अब log 2 को हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था log 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, log में क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 log 2। तो अब इसको लिखेंगे log 4 को, दिस इंप्लाइज 2 log 2 इक्वल्स टू t कुछ गिवन था क्या, नहीं लैम्डा गिवन था, तो लैम्डा निकाला, यहां देखो t हाफ गिवन है, तो लैम्डा 1 हो जाएगा log 2 बाय t हाफ, और लैम्डा 2 हो जाएगा log 2 बाय इसका t हाफ यानी 10। तो यहां देखो क्या लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो यहां लिखेंगे t की जगह पे t ही रहेगा, और लैम्डा की जगह पे हो जाएगा log 2 बाय 10 माइनस log 2 बाय 20। ठीक है। log को कॉमन ले लेंगे, यहां मैं करता हूं, ये t तो था ही, log मेरा कॉमन, तो log 2 मेरा कॉमन हो गया, अंदर बचा 1/10, 1 - 20। देखो मैं शॉर्टकट कर देता हूं, ये इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 - 1, ये सीधा 1/20, और इधर क्या था, यहां मेरा 2 log 2, तो यहां मेरा इधर था ही, अब log 2 कट हो गया, तो t क्या बचा, ये 20 इधर आ जाएगा, तो दिस विल गिव यू t इक्वल्स टू 2 × 20 इक्वल्स टू 40
30 सेकेंड्स। पूरा मैथमेटिकल था, आराम से देखेंगे, आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। मैंने एक एक स्टेप को डिस्कस किया है, चीजें यहां वहां लिखी ही जरूर है, पर आप प्रोसेस को देखेंगे, बहुत आसान, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। नहीं प्रैक्टिस तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल आप इसको सोच भी नहीं सकते इसको करने की। ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, पूरा मैथमेटिकल्स। और बायो वाले बच्चों को तो दिक्कत थोड़ी होती है मैथमेटिक्स में, वो भी लॉग वॉग, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। आप एक एक स्टेप को मैंने डिस्कस किया है, सिंगल छोटे छोटे स्टेप्स को भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। ये मेरा जो क्वेश्चन था ये कब का था, ये 2012 का था जो मैंने अभी करवाया था, ये 12 का था। अब है अपना 13 का पेपर जो अभी करेंगे, 2013 का, 2013 का। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम, यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज हो जाता है। चलो अच्छी बात है। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, कोई बात नहीं। द मास डिफेक्ट डेल्टा एम दे रखा है, अगेन 0.02866 यू, यानी एटॉमिक मास यूनिट। द एनर्जी रिलीज्ड पर यू, कहता है कि एनर्जी जो निकली है पर यू वो कितनी होगी, यानी अगेन ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा है, यानी EBN पूछ रहा है। और हमने अभी अभी पीछे किया था सेम, देखो सेम क्वेश्चन कह सकते हैं, अपॉन मास नंबर होता है। तो आवर फर्स्ट अटेम्प्ट टू फाइंड EB, तो ये क्या होता है, डेल्टा M इंटू, सीधा यहां लिख देता हूं 931.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेडीमेड आंसर आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाता है। तो देखो, तो जो हम एनर्जी निकालेंगे EB, ये 0.02866 इंटू 931.5। अब फिर वही बात आ गई कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। मेरा फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको मैं ले लेता हूं 0.03 ले लेता हूं, 28 को मैं 3 लिख सकता हूं, और इसको मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इसको मैं 900 ले लेता हूं, आसानी हो जाएगी। अब देखो ये पॉइंट हटा तो नीचे मेरा 100 होगा, तो ये फिर 2 जीरो कट हो गए, तो फाइनली तुम्हारा बच्चा 27। ये मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया है कि आप अपना टाइम कैसे बचाएंगे। वहां पे आप अगर इसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो फिर आप डॉक्टर बन गए, फिर तो आपका नीट हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। हो सकता है आप मेरे से अच्छा कर लो और ज्यादा इसको प्रिसाइजली करो, बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको एक रास्ता बताया कि इस तरीके से हम कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं और काफी एक्यूरेट, बहुत क्लोज हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे तो मुझे लगता है कि ये इसके आसपास ही कहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आपको इसकी जंग जीतनी है, कंपटीशन निकालना है, तो अपना टाइम बचाना पड़ेगा। और टाइम बचाने के लिए आपको ऐसे ट्रिक्स आनी चाहिए जिसको मैं एस्टिमेशन मेथड कहता हूं। बहुत जबरदस्त मेथड है ये। 27 आ गया, तो अब EBN क्या होता है, EB था 27 और अपॉन हीलियम था ना, हीलियम का ये A7 होता है, नीचे 2 होता है, तो यानी A मेरा 7 है, तो अपॉन 7, तो 7 चौका 28। इसका हीलियम 4 होता है, 4 हीलियम 4 होता है, 4 होता है, तो 4 छक 24, 6 पॉइंट 4 छक 24 3, फिर 4 छक 4 7 28। ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट आंसर आ गया। मजे की बात क्या है, जो आंसर है वो गिवन है 6.67, तो लिख सकते हैं 6.7। अब देखो, दिस इज द पावर ऑफ एस्टिमेशन कि हमने बिना किसी कैलकुलेशन के एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया। अब इससे बढ़िया हमारा क्या तरीका हो सकता है बच्चों। तो जस्ट लर्न, ट्राई टू लर्न दिस मेथड। अगर आपको जीतना है तो आपको फिजिक्स के साथ साथ जो मैंने यहां पे चीज सिखाई है, मैंने पीछे भी कई बार अपने न्यूमेरिकल्स में इस चीज को यूज किया है, दैट इज योर एस्टिमेशन। उसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, देन आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो इस जंग को हम जीतेंगे, नीट वाली जंग को। ठीक है, तो ये अपना आंसर था। कितना परफेक्ट आ गया देख लो एस्टिमेशन मेथड से। 13 में 2 क्वेश्चंस थे, एक और है। 13 में 2 थे,
दूसरा क्या है, हाफ लाइफ पे है, अगेन हाफ लाइफ पे है। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X इज 20 ईयर्स, यानी कहा कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, उसका 20 ईयर्स दे रखा है। क्या इसका हाफ लाइफ यानी इसका T दे रखा है, T दे रखा है 20 ईयर्स। इट डिकेज टू वाई विच स्टेबल। अच्छा फिर देखो यार, वही सेम क्वेश्चन है जो 2013 का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, और मजे की बात क्या है, ये 2011 वाला ही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन तो नहीं कि वही चीज है, रिपीट कर दिया। तो मैंने इसको सॉल्व करने के आपको जो तरीके हैं वो मैंने आपको सारे तरीके बताए थे, बहुत अच्छे से बताया था, दूसरी तरीका भी बताया था। तो इसको आप करेंगे उसी तरीके से। मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, ट्रिक की बात। ये जबरदस्त ट्रिक अभी मुझे याद आया कि जैसे रेशियो वहां दे रखा था, यहां दे रखा है 1:7 का, यहां पे रेशियो दे रखा है। तो करना कुछ नहीं होता है, जो भी रेशियो है दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, यानी 1 + 7 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। इसको सीधा इक्वेट कर दीजिए 2 का पावर n से, 2 का पावर n से। अरे वही फॉर्मूला जो था ना अपना, n0/n = 2 का पावर n। तो चूंकि एक तो रेशियो 1 है और फाइनल मेरा n0 तो देखो 8 ही होता था, पीछे आप ध्यान से देखो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा मैंने लिख दिया कि जो भी रेशियो का सम है यानी 8 = 2 का पावर n। देखो ये सब ट्रिक्स सीखना पड़ेगा कि कैसे टाइम बचाना है। इस टाइप वाले में रेशियो वाले क्वेश्चन, रेशियो वाले प्रॉब्लम अगर आपकी प्रैक्टिस में आपसे नहीं बनेगा, पहली बात, और अगर आपने इन ट्रिक्स को सीख लिया तो आपका सेकंड में बनेगा। तो जमीन आसमान का फर्क है इन चीजों की वजह से। तो ये मेरा दिस विल गिव यू n = 3, और अगर n आ गया तो टाइम क्या होता है, n × t½ होता है। तो n मेरा 3 है और t½ दे रखा था 20 ईयर्स, तो 60 ईयर्स आपका आंसर, और जो कि है बिल्कुल यही आंसर है। तो देखो ये मेरा चौथा मेथड हो गया उसको करने का, कि जो आपको रेशियो दे रखा है पहले उस रेशियो को जोड़िए, कितना हुआ, 8 हुआ, उसको 2n से इक्वेट कीजिए, दिस विल गिव यू n जैसे आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला लगाइए कि टाइम जो होता है n × t½ होता है, रेडीमेड आंसर 1 सेकंड में। अगर रेशियो 1:15 था, पीछे याद करो जो हमने पीछे किया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 + 15 16 = 2 का पावर n = 2, यहां से आपको 4 मिल जाएगा। और वहां पे याद कीजिए जो टाइम हो गया वहां पे t½ मुझे याद है 50 था, तो 50 × 4 200 ईयर्स। एक चौथा मेथड आ गया। ये होता है प्रैक्टिस और टेक्निक का। जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कोई भी चीज को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो ये तो रिपीट था, और अब है 2014। ये 13 का प्रॉब्लम था, 11 का रिपीटेशन था। अब है 2014 2014। इसमें आपको मैं फिर बताऊंगा, सरप्राइज है कि ये क्वेश्चन अगेन रिपीट है। ये क्वेश्चन जो 2014 में आया है, ये फिर वही जो 2011 में भी था और 2013 में भी था, ये सेम क्वेश्चन है रिपीट। अब समझो ये कितनी बार पूछा। यहां पे इन्होंने दिया है रेशियो जो है अगेन 1:7 ही लिया है। मतलब हमने सिखाया था कि रेशियो को ऐड कीजिए दोनों नंबर्स को, तो 1 + 7 8 हो गया, इक्वेट कीजिए 2 का पावर n से, n = 3 आ गया और n3 आ गया। देखिए इसमें हाफ लाइफ क्वेश्चन में गिवन रहता है, दे रखा है इसमें 1.4 × 10 का पावर 9 ईयर्स हाफ लाइफ दे रखा है। तो n मेरा निकल गया, तो टोटल टाइम जो होता है n × t½ होता है। तो 3 × 1.4 10 का पावर 9, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी 4.2 10 का पावर 9 टाइम है और ईयर्स में है। दिस इज योर आंसर। इससे आसान तरीका और मैं क्या बताऊं। तो ये तो सबसे आसान तरीका जो मैंने अभी आपको सिखाया कि रेशियो को ऐड कीजिए, 2n से उसको 2 का पावर n से इक्वेट कीजिए, n निकल जाएगा। ये फॉर्मूला लगाइए, आपके हाथ में आंसर होगा, जल्दी और बिल्कुल एक्यूरेट। बताओ कितना टाइम सेव करेगा ये तरीका। बाकी जो इसका नॉर्मल तरीका होना चाहिए वो भी मैंने बता रखा है पीछे, आप देखिए उसको समझिए।
14 हो गया, 14 में एक प्रॉब्लम और है। ओके, 2 क्वेश्चन थे, 14 में एक प्रॉब्लम। देखो बच्चों, हो सकता है एक आध क्वेश्चन मेरे से छूट जाता होगा, मैं जहां से भी इनको कलेक्ट करता हूं मेरी कोशिश होती है कि सारे क्वेश्चंस को मैं टच करूं। अब एक आध छूट जाता होगा तो उसको आप देखना, नेट वेट पे मिल जाएगा। इसमें कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम एटम जो 7 और 3 होता है न्यूक्लियस के लिए, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN दे रखा है, वो दे रखा है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा कैपिटल M है, ये कैपिटल M, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और हीलियम का भी दे रखा है, ये 4 और 2। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये दे रखा है 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। इन रिएक्शन दिस, अब अच्छे इन्होंने रिएक्शन लिखा है, वो रिएक्शन क्या लिखा है वो मैं लिखता हूं, लिथियम प्लस हाइड्रोजन यानी 1 ये 7 3 ले लो। जब दोनों मिलाते दिस गिव्स हीलियम प्लस हीलियम, 2 बार हीलियम देता है, ये 4 और ये 2, अगेन 4 और ये 2 प्लस क्यू वैल्यू यानी एनर्जी। दिस इज क्यू वैल्यू जो होती है वो एनर्जी होती है। क्यू जो होता है एक्चुअली डेल्टा MC² ही होता है, एनर्जी का ही ये फॉर्म है। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, ये अपने टॉपिक वाले वीडियो में देखना इसको आप। तो कहता है कि ये क्यों ही पूछ रहा है कि ये जो एनर्जी निकलेगी, रिलीज एनर्जी इन दिस रिएक्शन, वो कितनी होगी। तो देखो, जो इसकी एनर्जी होगी और जो इसकी एनर्जी होगी, उसका जो डिफरेंस होगा वही मेरी एनर्जी रिलीज होगी। अगर इसको मैं इक्वेट करूं, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो जो एनर्जी इधर वही एनर्जी उधर, ऐसी होनी चाहिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि हीलियम का एक का जो एनर्जी था, बाइंडिंग एनर्जी, एक न्यूक्लियन का वो इतना था, तो इसमें तो 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे और वो भी मेरा 2 हीलियम है। तो जो टोटल एनर्जी यहां की होगी वो हो जाएगी, एक का इतना है और तो पर न्यूक्लियॉन एक हीलियम में 4, तो इसका 4 और 2 है, यानी 4 × 2 यानी 8 तो ये हो गया, और पर न्यूक्लियॉन तो 7.06। तो इसको मल्टीप्लाई वही लमसम मेथड भी कर सकते हैं, पर मैं इसको अप्रोक्स अभी यहाँ प्रॉपर करता हूं। 4 दूनी 8, तो 8 × 48 के 8 हाथ रहे 4, ये 4 मेरा यहां आ गया, 8 × 7 = 56। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई इसकी। अब इसकी निकालते हैं। लिथियम का जो है वो एनर्जी दे रखा है, एक न्यूक्लियन का 5.6 और इसके 7 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 5.6 × 7, तो ये हो गया 7 × 42 के 2 हाथ रहे 4, 35 4 39 पॉइंट इतना। को सर इसका नेग्लिजिबल मानते हैं, इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं, तो इसको काउंट नहीं करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस देख लो, तो दोनों का डिफरेंस जो है वही मेरा क्यू वैल्यू होगा। तो जो क्यू वैल्यू होगा वो डिफरेंस इन एनर्जी, तो 65 8 से 56 -40, ऑलमोस्ट ये 40 है और ये 65 है, तो 40 10 65 और 40 25 के आसपास ये मेरा नहीं 56, ये यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, मल्टीप्लाई 8 7 6, ये 56 सॉरी बच्चों, ये 56 है, तो 56 और ये ऑलमोस्ट 40, लगभग 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मजे की बात बताऊं, यही अप्रॉक्स में आंसर है, और वो आंसर जो है वो आंसर दे रखा है इसमें 17.3, तो ठीक है, बिल्कुल क्लोज है। तो दिस इज योर आंसर। ये अपने आप में एक नया टाइप था, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे और करेंगे। तो 14 के दोनों हो गए। अब हम आते हैं 15 पे। देखो वीडियो लंबी हो जाए चलेगा, लेकिन हम किसी चीज को शॉर्टकट में करने के चक्कर में उसको ऐसा नहीं कराएंगे जो बच्चों को समझ में नहीं आए। आप अपना टाइम दीजिए, आपके समझ में आया तो आपका ये टाइम आपके एग्जाम में बचाएगा। इसलिए बिल्कुल पेशेंसली आपको देखना है इस वीडियो को। बहुत हुआ तो आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, 1.5 पे देख लीजिए, आप 2 पे देख लो। चलो, तो न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज इनटू न्यूक्लियस ऑफ थोरियम हीलियम, देन अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था। कहा कि न्यूक्लियस ऑफ जो यूरेनियम है
जो यूरेनियम है जब ये डिके करता है तो ये थोरियम प्लस हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। पूरी रिएक्शन को नहीं लिखना है, ये मोटा मोटी लिखना है कि मेरा जो यूरेनियम है वो स्प्लिट होकर के या कहो कि डिके होकर के थोरियम और हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। देन और जो यूरेनियम था ये मेरा रेस्ट में था, यानी ये पहले से मूव नहीं कर रहा था, यानी एनर्जी थी इसकी कांस्टेंट थी, रेस्ट में था। तो पूछता है इन दोनों जो दोनों निकलेंगे तो दोनों की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ इसकी होगी कुछ इसकी होगी, चूंकि दोनों भागेंगे तो किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो कहा बच्चों इसमें ज्यादा दिमाग लगाना। अभी मैंने करवाया था काइनेटिक एनर्जी जो था मैंने पढ़ाया था, याद करो P²/2m मैंने पीछे करवाया था, देखो उसका यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो देखो मोमेंटम तो दोनों का कंजर्व भी रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरा हो गया एक्चुअली वो मेरा कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, मास के। तो अब देखो जो मास इसका है वो बहुत ज्यादा होता है इसके मास से, थोरियम का मास बहुत ज्यादा होता है, यानी इसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, यानी लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम, और यही आपका आंसर जो ऑप्शन होगा उसमें आप टिक लगा देंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको बच्चों ने बहुतों ने इसको छोड़ दिया। अब हम आ गए 2015 के दूसरे पे, 2 क्वेश्चन है 2015 में। ओके, दूसरे पे आ जाते हैं। ये है अपना इफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मूला पहले करा देता हूं। जो रेडियस होता है वो R0 मास नंबर का 1/3 यानी क्यूब रूट होता है, यानी किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो एक कांस्टेंट या R0 एक कांस्टेंट है इनटू जो भी उस न्यूक्लियाई का मास नंबर है उसका 1/3, ये आपका बेसिक फार्मूला है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एल्यूमिनियम है Al है, इसका इसने दे रखा है एटॉमिक नंबर और सॉरी मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये बड़ा मेरा है। ठीक है, अब कहता है ये कितना दे रखा है, तो इसको इससे सीधा लिखा RaL लिखा है, कोई बात नहीं। देन द रेडियस ऑफ TE, इसको शायद टेलुरियम बोलते हैं, टेलुरियम केमिस्ट्री वाले बच्चे बताएंगे क्या इसको बोलते हैं, टेलुरियम ही बोलते हैं। TE 53 यानी मास नंबर 125 और नीचे मेरा 53 इसका ये दे रखा है। तो कहता है भैया मेरे इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। क्लियर, ये मेरा मेन फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे, पर गिवन क्या है कि एल्यूमिनियम का रेडियस दे रखा है RaL, ऐसा लिख रखा है, और टेलुरियम का रेडियस पूछ रहा है। तो देखो ऐसा करते हैं कि पहले इसमें डालते हैं कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू R0 मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 का पावर 1/3। अब जिनको थोड़ा भी मैथ्स आता होगा ये पता है कि 3 को करेंगे तो मेरा 27 होता है, यानी 27 का जो क्यूब रूट होगा वो मेरा सिंपली 3 होगा, यानी रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज R0 इंटू 3। अब आ जाते हैं यहां पे रेडियस ऑफ टेलुरियम, ये क्या हो जाएगा R0 इसका मास यानी 125 का 3। अब देख लो R0 को क्या लिखेंगे RaL/3, AL के टर्म में लिखा RaL/3 इंटू अब 125 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा सीधा 5 हो जाएगा। दिस इज योर 5, तो दिस इज योर आंसर 5/3 रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है अपना 2016 का खतरनाक क्वेश्चन, समझ में लोगों को नहीं आया और नहीं बना, टाइम भी वेस्ट करवाया होगा जैसा मैं समझ रहा हूं। कई बच्चों ने अपना इसमें टाइम भी वेस्ट किया होगा ये सोच के कि मैं बना लूंगा, बना भी नहीं होगा और टाइम तो वेस्ट हुआ ही। तो इसको देखिए गौर से, क्वेश्चन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है T½ दे रखा है, बहुत अच्छी बात, T½ दे रखा है 30 मिनट्स। देखो मिनट्स हो, एक से ध्यान देना, मिनट्स हो सेकंड्स हो ईयर्स हो, यहां पे वैसे
चेंज नहीं करना होता है, जो है उसी में आपका आंसर आ जाएगा, मिनट से तो मिनट्स में आ जाएगा, उसको उसी में रखिए। ये नहीं कि सबको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है या ईयर्स को भी, ऐसा नहीं है। वो स्पेशल केसेस में जहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा मैं करवाऊंगा, अभी जो है उसी को रखना है। टाइम टेकन बिटवीन, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, क्वेश्चन लोगों ने समझाई नहीं। टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके टू 85% डीके, ये था क्वेश्चन कि क्या होगा। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था कि किसी भी एलिमेंट का दे रखा है कि हाफ लाइफ इतना है, तो वो एलिमेंट सपोज मान लो पहले 100% यानी फुल होगा, तो वो 40% डीके जब हुआ होगा और 85% हुआ होगा, तो उसके बीच का टाइम यानी डेल्टा टी पूछ रहा है इक्वल्स टू व्हाट, इस डीके और इस डीके के बीच का टाइम। अब लोगों ने गलती से क्या किया कि उन्होंने n नॉट तो चलो 100 ही लिया, इसमें गलती, जो n है वो पहले केस में 40 ले लिया और दूसरे केस में जो n डैश ले लिया वो मेरा 85 ले लिया, और उन्होंने 40 और 85 को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश की, अपना टाइम भी वेस्ट किया, प्रेशस टाइम, एक एक सेकंड कीमती है आपके नेट में, और फाइनली आपका क्वेश्चन बना भी नहीं। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है, सीखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, और वो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तभी कर पाएंगे, एग्जाम में जाकर अचानक से नहीं होगा। तो कहा कि 40% डीके हो चुका है, मतलब जो बचा है n, देखो n नॉट तो मेरा 100 ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज योर n नॉट, स्टार्टिंग में तो मैं 100 ही मान चलूंगा, 100%। जो पहले वाले केस में अगर मैं n कहूं तो वो 40% डीके हो चुका है, यानी 60% बचा हुआ है, और दूसरे वाले केस में 85% डीके हो चुका है, यानी 100 माइनस 85 यानी 15% बचा है। ये था क्वेश्चन, तब जाके आपका ये बनेगा, समझ गए। तो इसका अब वो तरीका है, एक तो वही है कि n इक्वल्स टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी, तो n की जगह पे आप डाल दो 60 इक्वल्स टू n नॉट में 100 डाल दो, e माइनस लैम्डा तो हो जाएगा मेरा, असल अभी लैम्डा ही रहने दो, इनटू टी, ठीक है। इसको t1 ले लो, अच्छा इसको t रहने दो, और इसका हो जाएगा यहां लिखता हूं इसका 15 इक्वल्स टू, नहीं यहां पे ये है कि यहां पे ऐसा करते हैं कि इनिशियल को लेते हैं 60, कि 60 से 15 जाने में इसको कितना टाइम लगा, मतलब इनिशियल हमने ले लिया 60 है, मतलब जब ये 60% बचा है तो उसी को इनिशियल मानेंगे, और फाइनली ये 15% बचा है इतना डिके होने के बाद। यस, ये सही रहेगा, ये बहुत बढ़ेगा ना। ये क्वेश्चन लोगों को बहुत परेशान, ऐसे ही बन सकता था, लेकिन हम यहां पे ऐसे करते हैं कि जब डीके होकर के 40% ये 60% बचा, तो इसको हम अपना इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं, और 85% जब फाइनल डीके हो गया, यानी बचा कितना, तो n मेरा बचा 15, तो n नॉट को यहां पे हम 60 मानेंगे, तो लिखेंगे n इक्वल्स टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी, n मेरा हो गया 15 इक्वल्स टू 60 e माइनस लैम्डा टी, जो वो टाइम पूछ रहा है। तो देख लो ये फिर हो गया 15/60 तो 1/4 1 माइनस लैम्डा टी, लॉग लोगे तो मैंने कई बार करके दिखा दिया है, log 1 माइनस log 4 इक्वल्स टू सीधा माइनस लैम्डा टी बचेगा। ये तो मेरा 0 हो जाता है, और log 4 जो है मैं चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, log 4 जो होता है वो 2 log 2 होता है, पीछे कई बार कर लिया है, माइनस माइनस तो कट ही हो गया, माइनस माइनस कट हो गया, तो बचा लैम्डा टी, और लैम्डा जो होगा वो होता है log 2/t½ यानी log 2/30। तो यहां पे लिखेंगे, इसको मिटाइए, log 2/30 इंटू टी, तो log 2 कट हो गया, 30 इधर आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू 60 मिनट्स आंसर। तो बहुत केयरफुल, ये क्वेश्चन लोगों को बहुत फंसाया था। देखो मैं भी थोड़ा सा लंबे प्रोसेस में जा रहा था, इसको हम अगर समझ जाए अच्छे से तो इसको कर सकते थे आसानी से, है बच्चों। और चाहो तो इसका और तरीका था, वो देसी तरीका, n नॉट बाई n इक्वल्स टू का पावर n नॉट को हमने कितना लिया था 60, n को हमने लिया था 15, 2 का पावर n,
तो ये मेरा 60 और 15, ये 4 = 2 का पावर n, तो n मेरा हो गया 2। तो टाइम मैंने बताया था n इंटू टी हाफ होता है, यहां तो और आसानी से आ गया, n मेरा 2 और टी हाफ है मेरा 30, तो 60 मिनट। देखो ये तरीके से भी 60 मिनट्स, ये बड़ी जल्दी आ गया बच्चों। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, आपको जो अच्छा लगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये, चैलेंजिंग क्वेश्चन था उस साल का ये। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत पेशेंसली सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और कई बार इसको बनाइए, तब जाके एग्जाम में आपका टाइम सेव करेगा, बनेगा और जल्दी बनेगा। तो ये अपना 16 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब 17 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी। मैं उस मिसप्रिंटिंग को पहले बोलूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि होना क्या चाहिए था। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, लेकिन थी तो थी, आंसर गलत आ रहा था। कहता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट। कहा कि एक मटेरियल ए है जिसका डीके कांस्टेंट, इसको लैम्डा ए कह लो, वो दे रखा है 8 लैम्डा। इसका जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा, और जो मटेरियल बी है, दूसरा जो मटेरियल है, उसका जो डीके कांस्टेंट है, यानी उसका लैम्डा बी बोल दो, वो सीधा मेरा दिया है लैम्डा। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी दोनों का जो n0 है वो सेम है, n0 = n0 दोनों का, n0 ऑफ ए n0 ऑफ बी दोनों इक्वल है। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ, इन्होंने लिखा है बी टू ए, यानी रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ न्यूक्लियॉन्स बी टू ए विल बी 1/e। कब होगा ऐसा रेशियो? जब होगा उस समय टाइम, कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछ रहा है। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ न्यूक्लियॉन्स बी टू ए, यानी NB/Na विल बी 1/e टाइम्स 1/e। यही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में गलती थी। करना क्या था उनको कि उनको Na/Nb करना था, यानी A to B पूछना था। तो मैंने फिर क्वेश्चन को सीधा कर दिया कि हमें ये निकालना है, B/A नहीं A/B निकालना है। तो आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा कि Na जो होगा वो N0e - लैम्डा A × T। मैंने कितनी बार इसको किया होगा आपने खुद समझ लिया। और जो Nb है वो N0e - लैम्डा BT, चूंकि N0 दोनों के सेम है तो मैंने वही लिखा। अब यहीं पे दोनों का डिवाइड कर दो ताकि रेशियो आ जाए, तो N0 कट हो गया, तो ये बच्चा Na/Nb, E का पावर ऊपर है लैम्डा A + T, लैम्डा A + T नहीं सॉरी लैम्डा AT, और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा BT। ठीक है। अब कहता है ये रेशियो तो दे रखा है यहां पे, ये तो गिवन है, तो लिखेंगे 1/e = E - T को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो लैम्डा A - लैम्डा B। ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब लेंगे फिर वही लॉग लेंगे दोनों साइड, तो इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तो ये तो हो जाएगा log 1 - log E = ये तो हो जाएगा मेरा -T लैम्डा A - लैम्डा B। ये तो 0 हो जाता है log 1, और ये माइनस माइनस कट हो गया, और log E जो है वो मेरा हो जाता है 1। मैंने पीछे कई बार बता चुका हूं। तो मेरा जो टाइम, अच्छा लैम्डा A मेरा क्या है 8 पाई, और लैम्डा B क्या है पाई, यानी ये मेरा है 8 पाई और ये मेरा है सॉरी 8 लैम्डा, ये मेरा लैम्डा, तो ये मेरा बचा 7 लैम्डा। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 लैम्डा वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T = 1/7 लैम्डा आपका आंसर। 7 लैम्डा आपका आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ये भी मामूली क्वेश्चन नहीं था, ये चैलेंजिंग था। पर आप देखो बार बार उसी फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है उसका हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो डू मास्टरी इन दिस फॉर्मूला, या बाकी जो मैंने सिखाए हैं अभी। अब है 2018 में क्या था, रेडियो एक्टिव मटेरियल T½ जो है वो दे रखा है 10 मिनट। बहुत बढ़िया। एंड इफ इनिशियली देयर आर, अच्छा
एन नॉट दे रखा है 600 न्यूक्लियॉन्स है और एन दे रखा है 450 डीके हो चुका है। ध्यान रखना, लोग गलती क्या करते हैं, 450 को न्यूक्लियॉन्स ले लेते हैं, एन नहीं, 450 डीके हो गया इसमें से। तो मतलब ये जो है मेरा डीके हुआ, तो एन मेरा क्या बचा, 600 माइनस 450। ये गलती लोग करते हैं और इस क्वेश्चन में फंसते हैं, उनका टाइम भी वेस्ट होता है, बनेगा तो बिल्कुल नहीं। तो बी केयरफुल, लैंग्वेज को समझना है कि एन नॉट तो 600, चलो ये ठीक है, 450 को लोग फटाक से एन ले लेते हैं और सारी कहानी यहीं पे खराब हो जाती है। 450 मेरा डीके हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, तो 600 माइनस 450 यानी 150 मेरा एन है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने अभी सिखाया था एन नॉट बाय एन, आसानी वाला तरीका, 2n, एन नॉट मेरा 600, एन नॉट 600, ये 150, 15 चौक 60, ये 4, तो 2n मेरा हो गया 4, तो n मेरा हो गया 2। तो टाइम तो कुछ बचा नहीं, टाइम तो होता है n इंटू टी हाफ, तो 2 इंटू टी हाफ मेरा है 10, तो 20 मिनट्स। देखो इसके बहुत मैंने और भी तरीके बताए हैं, पर सबसे आसान तरीका आपका यही जाएगा, ये वाला फॉर्मूला प्रॉपर से करेंगे तो आपको पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम ही तो बचाना है बच्चे, टाइम की ही तो सबसे बड़ी यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे उसको बचाएं। इतना डिटेल में समझाने का क्या मतलब है कि आप खुद एनालाइज कीजिए कि गलती नहीं करनी है और एक एक स्टेप को समझना है। तो ये अपना 18 हो गया, अब है 2019 19 और 19 में पता है आपको कि 19 में ऑल इंडिया पेपर हुआ था और एक पेपर हुआ था उड़ीसा में, वहां पे साइक्लोन की वजह से दोबारा पेपर हुआ था। तो 19 में जो पहला पेपर है ये ऑल इंडिया वाला है और इतना आसान कि सोच नहीं सकते हैं, पर इसमें भी लोगों ने गलती की थी, वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक थी। कहते हैं अल्फा पार्टिकल जो है अपना कंसिस्ट ऑफ, बस यही क्वेश्चन था, उसमें क्या होता है, तो उसमें ABCD ऑप्शंस थे कि 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, या इतना प्रोटॉन इतना न्यूट्रॉन इतना इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से दे रखा था। लोगों ने अल्फा पार्टिकल को हीलियम ही समझ लिया था और हीलियम के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोटॉन तो 2 बताए, 2 न्यूट्रॉन भी बताए और साथ में कहा चूंकि हीलियम एक एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। लेकिन याद करो मैंने शुरुआत में ही कहा था जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम नहीं होता है, हीलियम लाइक होता है, हीलियम जैसा होता है। किस मामले में, तो एटॉमिक नंबर के मामले में और एटॉमिक मास के मामले में। हीलियम नहीं होता, हीलियम के जैसा होता है, दोनों में बहुत फर्क है। हीलियम होना भाई, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कहां से आएगा, न्यूक्लियस के अंदर में कभी पढ़ा है कि उसके अंदर हीलियम होता है, नहीं होता है, तो फिर हीलियम उससे कैसे निकलेगा बाहर। हीलियम जैसा डिके होता है, हीलियम की तरह डिके होता है, इसलिए लोग गलती से क्या इसको हीलियम समझ लेते हैं और सारी प्रॉब्लम यहीं पे होती है। तो इस प्रॉब्लम में ऑल्दो ये बहुत आसान चीज थी, लेकिन कंफ्यूजन में लोगों ने गलती किया। सही जो टिक होगा वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, बस यही आपका आंसर था। तो ये आपका 19 का पहला था ऑल इंडिया का, और 19 उड़ीसा वाला क्वेश्चन जो उड़ीसा में आया था, ये जो था भी ये ऑल इंडिया वाला था जो अभी करवाया था, और जो अब करवाऊंगा ये है मेरा उड़ीसा में जो हुआ था पेपर, वो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट अ कांस्टेंट फॉर अ सैंपल टी हाफ। किसी भी सैंपल का, कोई भी एलिमेंट का सैंपल जो है टी हाफ दे रखा है, बड़ी बात है, 10 का पावर 9 सेकेंड्स दे रखा है, और उसका जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नहीं उसका दे रखा है द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यानी dN/dt, और डीके है तो माइनस, याद करो क्या होता था लैम्डा n, ये दे रखा है 10 का पावर 10 का पावर, हाँ 10 का पावर 10 पर सेकेंड। सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्ड में लिखा है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन
वो ये चीज जो थी वो एक्चुअली आपका ये था, मतलब लैम्डा इंटू एन था। यही समझना था, इसका जो की पॉइंट था ये समझ लिया तो फिर कुछ नहीं बचा इसमें। वो दे रखा है तो पूछ रहा है कि n क्या होगा, यही वाला ये जो n है ये क्या होगा। तो अगर आपने ये समझ लिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि लैम्डा हम निकाल लेंगे t हाफ से और यहां पे पुट कर देंगे तो अपना तो निकालते हैं। जो लैम्डा होता है वो log 2/t हाफ होता है, log 2 होता है 0.693। ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसमें आप ये नहीं कहोगे कि सर मेरे को याद नहीं था, ये कह ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें याद रहना चाहिए। तो लैम्डा अपना ये आ गया। तो इस फॉर्मूला से देखो, चूंकि लैम्डा n जो है वो 10 का पावर 10 दे रखा है, तो n हो गया 10 का पावर 10 बाई लैम्डा। तो 10 का पावर तो 10 ही लिखेंगे और लैम्डा की जगह पे लिखेंगे दिस बाई दिस, तो ये तो नीचे आ जाएगा 0.693 और ये गया ऊपर, तो 2.2 इंटू 10 का पावर मेरा हो गया 9। अब फिर अप्रोक्सीमेशन, इसको मैं 0.7 लिख सकता हूं, ये पॉइंट ऊपर गया तो यहां पे एक जीरो और बढ़ा दो, 10 कर दो उसको। अब देखो या इसको रहने दो, ये पॉइंट ही रहने दो। यहां पे चूंकि 2.2 है, कुछ मुझे आइडिया आ गया। ये कहा ये कितना था, ये 2.9 था ये, ठीक है। अब देखो ये 0.7 है, ये 2.2 है, तो देखो 7 या 21 होता है, तो ये 3 टाइम्स ऑलमोस्ट चला जाएगा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा, 3 ले लो। तो ये मेरा हो गया 3 इंटू 10 का पावर 10 और 9, 10 का पावर 19 n था, यानी इतने नंबर्स आपका दिस इज योर आंसर। और मैं बताऊं इसका आंसर कितना था गिवन, 3.17 इंटू 10 का पावर 19 हो गया ना, 19 ये आंसर गिवन था। अब बताओ, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ही कह लो हमने निकाल लिया अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो बच्चों ये था अपना 19 उड़ीसा का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 2020 में भी 2 पेपर हुए थे कोरोना की वजह से, और मिला करके 3 क्वेश्चंस हैं। एक पेपर में, पहले पेपर में 2 क्वेश्चंस थे इसके, और दूसरे पेपर में 1 क्वेश्चन था। तो 2020 का पहला क्वेश्चन, पहले पेपर का सॉरी, कहता कि यूरेनियम है इज बॉम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन, इट जनरेट्स क्रिप्टन ऑफ इतना मास एंड 3 न्यूट्रॉन्स एंड, बहुत ही आसान, अगर समझे बेसिक्स को तो बहुत ही आसान। कहता है क्या, जो यूरेनियम मेरा है 235 और 92, 235-92, इस पे जब हम बॉम्बार्ड करते हैं क्या, न्यूट्रॉन यानी 10 को जब हम बॉम्बार्ड करते हैं, यानी मास 1 और चार्ज 0, तो इससे जो है मेरा निकलता क्या है, क्रिप्टन निकलता है Kr, और वो उसका क्या दे रखा है 89 और नीचे दे रखा है 36, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलता है, यानी ऊपर 1 नीचे 0। कहता है और क्या निकलेगा, उसके 4 ऑप्शन वहां पे दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बेरियम, जर्कोनियम, क्रिप्टन के ही 2 आइसोटोप्स, क्रिप्टन 101 और क्रिप्टन 103, क्रिप्टन के 2 आइसोटोप्स दे रखे हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना था, लेफ्ट में देखो राइट में देखो, उनका जो है बैलेंस कर लो। ऊपर देखो यहां पे 1 और 235, यानी 236 हो गया इधर मास नंबर, इधर हो गया 89, यहां पे 1 और ये चूंकि 3 है तो इसका 3 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 89 प्लस 3 92, और बचा कितना, तो 236 में से 92 घटाओ तो 6 में से 2 गया 4 है ना 10, ये मेरा 14, यानी 144। यहां जो भी होगा उसका जो मास नंबर 144 होगा। नीचे से तो हम ये भी बैलेंस कर सकते हैं, पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि एक की जरूरत थी। तो ऑप्शन में मेरा वो जो है वो बेरिलियम में लिखा हुआ है 144 और नीचे में 56 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो मैच कर लेंगे। मेरे ख्याल से मिल जाएगा 92 प्लस 92 और 36 और 56 92 हो जाएगा। मतलब बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते थे। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इक्वेशन बेस्ड था, आसान था ये।
बहुत आसान था 20 का ये क्वेश्चन। 20 का दूसरा वो है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ इतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस। सिंपल कहता है कि आपके पास जो मास दे रखा है 0.5 ग्राम दे रखा है, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? वही आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन से mc² से आपको निकालना है। तो इसमें क्या सोचना है, तो सीधा मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो कहा एनर्जी जो होगी m है मेरा 0.5 और ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो -3 इंटू c², 3 इंटू 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर। तो देख लो इसका पॉइंट हटा दो तो ये मेरा बड़ा किसको छोटा करेंगे तो उसको -4 कर दिया, तो ये हो गया 5 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 3 तिया 9 और 10 का स्क्वायर है 8 का, तो ये 16 हो गया। तो ये हो गया 9 से 45 इंटू 10 का पावर 16 में से 4 गया तो 12। तो इसको लिखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स 4.5 10 का पावर, इसको हमने छोटा किया तो बड़ा करेंगे तो यानी 13। एनर्जी है जूल्स में ही, चूंकि पूछा जूल्स में आंसर देंगे और बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है बच्चों, यही बिल्कुल आंसर है। तो बहुत ही आसान था 20 के दोनों क्वेश्चन। अब थर्ड में क्या है और लास्ट क्वेश्चन अपने इस वीडियो लेक्चर का, तो ये है अपना कि T½ दे रखा है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, यानी T दे रखा है 1.4 10 का पावर 17 सेकेंड्स, और कहा है जो N दे रखा है वो इतना दे रखा है 10 का पावर 21 सैंपल में जो दे रखा है। तो पूछता है फाइंड एक्टिविटी, R पूछ रहा है कि एक्टिविटी क्या होगी। T दे रखा है, N दे रखा है, एक्टिविटी। तो देखो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, हमें इतना पता है जो R होता है एक्टिविटी वो लैम्डा इंटू n फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एक्टिविटी का होता है, एक्टिविटी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n। देखो एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ये भी डीके का ही रेट है, सॉरी dn by dt, द रेट एट विच समथिंग इज डिकेइंग समथिंग इज एक्टिव इज एक्टिविटी। तो बाय डिफॉल्ट यही आपका एक्टिविटी होता है, दिस इज योर R। तो ये तो मेरा लैम्डा इंटू n होता ही था, तो हमने इसको लिखा लैम्डा इंटू n। अब देखो लैम्डा मेरा यहां से मिल जाएगा और n गिवन है, तो लैम्डा मेरा होता है log 2/T½ चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूं इंटू n। तो log 2T½ कितना है 1.4 10 का पावर 17 और n दे रखा था 2 इंटू 10 का पावर 21। अब क्या करें इसमें, इसको तो सॉल्व करने में अप्रॉक्स में टाइम लग जाएगा। इसमें सही कर रहा हूं क्या, ये कुछ गड़बड़ हो रही क्या इसमें? log 2, अच्छा अप्रॉक्स वही पूछ रहा है, अप्रॉक्स आंसर पूछ रहा है कितना होगा, तो मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं। देखो log 2 को तो पहले लिख लो 0.7 लिख लो, उसको 2 लिखो, ये 10 का पावर 21 सही है और नीचे मेरा हो गया 1.4 इंटू 10 का पावर 17। अब तो देखो बात बन गई 0.7 इंटू 2, तो ये तो 1.4 ही हो गया, तो ये और ये ऐसे ही कट हो गया, 17 ऊपर गया तो हो गया 10, 21 माइनस 17, पावर का ऐसे ही करते हैं तो 17, 4 21 यानी 10 का पावर 4, और जो इसका यूनिट होता है एक्टिविटी का वो होता है बैक्यूरेल BQ, और यही आपका आंसर था। तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस चैप्टर के एक एक चीज को करने को तो हमने केवल न्यूमेरिकल्स किए, लेकिन हमने बहुत डीप में जाकर उनको डिस्कस किया जिससे कि आपको समझ में आए। हमने सारी प्लानिंग भी वहां पे डिस्कस करी कि हर क्वेश्चन को कैसे समझना है, उसमें कैसे उसमें फॉर्मूला लगाने हैं, कैसे उसको शॉर्टकट में सॉल्व करना है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कीजिए, ठीक है, ओके।